नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सुर्खियों में दो ही खबरें रही और ये पश्चिम बंगाल की खबरें थी। एक तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ये कह दिया है कि सियासत से संन्यास ले लेंगे अगर ममता को हरा नहीं देते। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রাম ছাড়া করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেবো কোন ফলে কি হয়। 30 मिनट आज नंदीग्राम में भाषण दिया, लगभग 30 मिनट भाषण दिया ममता बनर्जी ने। एक बार भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी ये कहकर ललकार दिया। अच्छा, ये वही इलाका है जहां शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का अच्छा खासा सियासी दबदबा माना जाता है। वहीं पर चुनावी रण का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने एक नई कहानी शुरू कर दी है, सीधा अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। लेकिन आगे की सियासी कहानी क्या है ये देखिए। दक्षिण बंगाल का दुर्ग बचाने के लिए नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने करो या मरो का सियासी बिगुल फूंक दिया। नंदीग्राम दिखे डाक, नंदीग्राम दिखे डाक, 2007 में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की शपथ जिस नंदीग्राम से खाई थी, उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने 2021 में मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी के गेम प्लान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। नंदीग्राम के उस नायक के घर में घुसकर ममता ने सीधे ललकारा जो बागी हो गया। खुद की साख को दांव पर लगाते हुए ऐलान कर दिया कि 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। নন্দীগ্রাম হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা। কেন বলুন তো, 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে ও জয়লাভ করবে। नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़कर ममता ठीक वैसा ही सियासी संदेश देंगी जैसा नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर दिया। बंगाल की सियासत में अब तक वोकल बीजेपी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। आज ममता के नंदीग्राम ऐलान की 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए। बड़ी बात नंबर 1, भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी बात नंबर 2, दक्षिण दुर्ग से शुभेंदु फैक्टर से खुद निपटेंगी। बड़ी बात नंबर 3, 211 से ज्यादा सीट जीतने की भविष्यवाणी। बड़ी बात नंबर 4, ममता बनर्जी ने अपनी साख दांव पर लगाई। बड़ी बात नंबर 5, 2021 जीतेंगी तो 2024 में मोदी को रोकेंगी। ममता बनर्जी की राजनीति को सिर्फ बंगाल तक सीमित एक नेता के चश्मे से देखना बहुत गलत होगा। साल 2019 में तीसरे मोर्चे का मंच बंगाल की धरती पर ममता की अगुवाई में तैयार हुआ। 2016 की तस्वीरें याद करिए। ममता का मंच उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और मोदी विरोधी गुट के स्वीकार्यता को दर्शाता है। 2021 में बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की रणनीति पर पूर्णतः आधारित हो गया है। वजह एकदम स्पष्ट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, किसी ने सोचा नहीं था। आज सुबह में भी ममता बनर्जी जब नंदीग्राम जा रही थी तब भी मीडिया क्या कोई राजनेता के पास भी ये खबर नहीं था। और ममता बनर्जी कोई एडवाइज़र नहीं, ममता बनर्जी ने खुद ये फैसला लिए हैं। और नंदीग्राम से लड़ने का जो सिलसिला वो बाद में भी
कंफर्म किया गया है। ममता बनर्जी ने खुद को भारतीय राजनीति में स्ट्रीट फाइटर के तौर पर स्थापित किया। बीते एक दशक से बंगाल की सियासत उनकी मुट्ठी में है। बड़ी बात यह है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर डालेगा। अगर ममता मोदी को बंगाल में रोक लेती हैं और सत्ता में वापसी करती हैं, तो वो 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए संभावित विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कतार में सबसे आगे होंगी। बंगाल की लड़ाई में ममता के खिलाफ अगर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, तो उसके पीछे 2024 को नकारा नहीं जा सकता। आज बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में है और इसी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने दक्षिण बंगाल में शुभेंदु कार्ड खेला, तो उसे काउंटर करने के लिए ममता ने नंदीग्राम कार्ड खेला। तृणमूल से बीजेपी में आए दूसरे नेता जैसे मुकुल रॉय हो या शोभन चैटर्जी, सब ने दिल्ली में जाके बीजेपी का दामन थामा। वहीं शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए खुद गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आए और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्व बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पर दे रही है और शुभेंदु अधिकारी पर किस तरह से बीजेपी इस वक्त डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। यही कारण है कि नंदीग्राम से अब खुद ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो डायरेक्ट फाइट शुभेंदु अधिकारी को अपने ही घर से देंगे। यहाँ ये भी समझना होगा कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है और इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए ममता के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया है। बंगाल की सियासत में उत्तर और दक्षिण का दांव समझिए। उत्तर बंगाल में 2019 में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, दक्षिण बंगाल में 2019 में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 49% वोट मिले। यानी बंगाल में ममता की कुर्सी को हिलाना है तो दक्षिण बंगाल के किले को जीतना होगा। वही किला जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के आंदोलन से खड़ा किया। मुस्लिम कम्युनिटी है, ओबीसी है और गांव में बहुत गरीब आदमी हैं जो ममता बनर्जी को मानते हैं। इस समय शुभेंदु ने 2-4 दिन पहले वहां रैली करके बोले थे कि यहाँ आके लड़ाई करके ममता बनर्जी दिखाए, तो जो चैलेंज छोड़ा था शुभेंदु ने, आज ममता बनर्जी उसी गढ़ में जाके खुद चैलेंज दिखाए। अब दक्षिण बंगाल के सियासी युद्ध में ममता और शुभेंदु एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज शुभेंदु के गढ़ में ममता ने हुंकार भरी तो ममता के इलाके में शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें बंगाल के सियासत का खूनी चरित्र नजर आया। आज तक ब्यूरो। दरअसल ममता बनर्जी ये पूरी ताकत इसलिए झोंक रही हैं क्योंकि वो दक्षिण बंगाल में बीजेपी के वर्चस्व को कायम नहीं होने देना चाहती और वहीं बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि दक्षिण से वो बंगाल में अपना दुर्ग बना सके। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ऐसा क्या सियासी समीकरण है जिसकी वजह से दक्षिण बंगाल से ही सत्ता की सीढ़ी आगे बढ़ती है बंगाल में। ममता जी, आप वापस आइए, आपको मारने के लिए सब तैयार हो रहा है। আমি বললাম আমি তো ওয়াপস আসার জন্য আসিনি, আমি নন্দীগ্রাম যাবই। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। उधर टीएमसी छोड़कर बीजेपी के सेनापति बने शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। दावा ये कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराएंगे। ममता के ऐलान और शुभेंदु के दावे की सियासी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए आपको दक्षिण बंगाल की राजनीति को पढ़ना होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में सियासी परिवर्तन का द्वार उसी दक्षिण बंगाल से खुलता है जहां से ममता ने 34 साल से जड़ें जमाए लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी ने दक्षिण का दुर्ग बचा लिया तो 2021 में हैट्रिक का चांस बन सकता है। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে।
আমার মনোবাসনা ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। ममता बखूबी जानती है कि बंगाल की सत्ता की चाबी दक्षिण के द्वार से होकर गुजरता है। चुनावी परिणाम उसी के हक में गए जो इस इलाके में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। आप सियासी आंकड़ों से समझिए। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करीब 49% वोट मिले, जबकि बीजेपी को करीब 9%। लेकिन 2019 में टीएमसी को 47% वोट मिला, वहीं बीजेपी का वोट शेयर 40% के करीब पहुंच गया, यानी बीजेपी को 30% का फायदा हुआ। अगर 2021 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा तो बंगाल में बड़ा उलटफेर मुमकिन है। दक्षिण बंगाल की हिस्ट्री और जियोग्राफी भी समझनी चाहिए। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती। अगर इसे विधानसभा में बांटें तो करीब 121 सीटों पर बढ़त पाई, जबकि टीएमसी ने 161 सीटों पर। यहाँ जो फैक्टर आपको याद रखना है वो ये कि दक्षिण बंगाल के 167 विधानसभा क्षेत्रों में से 119 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त हासिल की, जबकि बीजेपी ने सिर्फ चंद सीटें जीती थी। इस जीत में पूर्व टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में उनका दबदबा माना जाता है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई तरह के समीकरणों की चर्चा हो रही थी। अब शुभेंदु के गढ़ में घुसकर खुद ममता ने चुनाव के लिए ललकारा है। ममता जी, आप वापस आइए, आपको मारने के लिए सब तैयार हो रहा है। আমি বললাম আমি তো ওয়াপাস আসার জন্য আসিনি, আমি নন্দীগ্রাম যাবই। ममता बनर्जी के मास्टर स्ट्रोक पर क्या प्रतिक्रिया आई, ग्राउंड जीरो से ये बहुत गौर से सुनिए। बहुत खास बात है, हम लोग के सभी बहुत उद्यम मिला है, क्योंकि ममता बनर्जी 2016 चुनाव में इधर से ही पहले ही तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी वो डिक्लेयर किया। आज ये पूर्व मेदिनीपुर का गौरव है जो आज वो खुद यहाँ से लड़ेंगे। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है। अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी खड़ेगा, मुझे लगता है कोई हिम्मत नहीं है उसका एगेंस्ट में कोई खड़ा होगा। हम लोग ममता बनर्जी को इतना वोट देंगे, बीजेपी का जो प्रार्थी होगा उसको 2 लाख लीड दे के हराएंगे हम लोग चाहता था, जब अनाउंस किया हम लोग को अंदर इतना जोश भर गया, दिल से चाहता था आज ही चुनाव हो जाए तो अच्छा है, आज ही हम लोग जिता के ममता जी को फिर नवान्ने भेज देगा। तो क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का प्रयोग ममता को 2021 के चुनावी रण में विरोधी सेना पर 20 साबित कर देगा, या फिर बीजेपी का शुभेंदु कार्ड ममता की राह में रोड़ा खड़ा कर सकता है? कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने आज करो या मरो की राजनीति का पहला अध्याय पढ़ा। उनके लेफ्टिनेंट माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने सीधा जवाब दिया। यहां तक कह दिया कि अगर मैंने ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हराया तो राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। हर तरफ अफरा तफरी, तोड़फोड़, बेकाबू समर्थक और आक्रोश। ये तस्वीर कोलकाता में बीजेपी के रोड शो की है। इलाका ममता बनर्जी का है और शक्ति प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी का। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने सियासी दांव खेला तो कोलकाता में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने अपने पत्ते खोले। लेकिन रोड शो के वक्त टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए। आरोप है कि रोड शो के दौरान टीएमसी महिला विंग ने काले झंडे दिखाए, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, कैसे लाठी और डंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं। बंगाल की सियासत की एक तस्वीर यह भी है। नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई तो क्या ममता के गढ़ में शुभेंदु के शक्ति प्रदर्शन पर ये टीएमसी समर्थकों का रिएक्शन है? टीएमसी और बीजेपी की सड़क पर लड़ाई हुई तो ममता बनर्जी के ऐलान का रिएक्शन बीजेपी से आया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपनी जीत और ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर डाली। कहा चुनाव में हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন
হাফ লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु ने राजनीतिक संन्यास लेने की बात कही तो बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर सीधा हमला किया। एक ही बात लगता है कि भवानीपुर से जीतने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए सेफ सीट ढूंढ रही है। आज बंगाल में टीएमसी के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है। पता नहीं डरे होंगे, नहीं तो इतना दूर क्यों जाएंगे। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले भी मानते हैं कि नंदीग्राम में ममता का बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ममता ने खुद चैलेंज दिया है शुभेंदु अधिकारी को। वही शुभेंदु जो नंदीग्राम के नायक है, लेकिन अब ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी की सेना में शामिल हो गए। अब कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये 2021 के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों की सेनाएं खूब तलवार भांज रही हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो नंदीग्राम से चुनावी लड़ाई की बात करके ममता बनर्जी ने एक नया प्रयोग किया है, सीधा शुभेंदु को बिना नाम लिए ललकारा है। तो दूसरी तरफ नया प्रयोग बीजेपी अब बिहार की राजनीति में कर रही है। शाहनवाज हुसैन साहब वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के, एक वक्त पर वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से इसे इनाम समझिए या फिर केंद्र की राजनीति से अब बिहार की राजनीति में जाकर क्या आरजेडी के एमवाई समीकरण पर चोट की बीजेपी की कोशिश है, पूरी रणनीति समझिए। बिहार के इन सियासी दृश्यों के मायने बड़े हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद सदस्य की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में लौटे। शाहनवाज हुसैन क्या कहा, सुनिए। बिहार से 3 बार सांसद रहा हूं, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, उसको अच्छे से और निभाऊंगा। यहां पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की राजनीति में बीजेपी का शाहनवाज कार्ड क्या है, इशारे इशारे में खुद शाहनवाज ने बता दिया। मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। मैं ये कहना कि मैं बिहार आया हूं, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूं। तो क्या जैसी केमिस्ट्री सुशील मोदी और नीतीश कुमार में थी, अब वही नई केमिस्ट्री नीतीश कुमार और शाहनवाज के बीच होगी? जब नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। सरकार में कोई भूमिका नहीं मिलेगी नीतीश जी, सबको आगे की न चीज क्या भाजपा ने। शाहनवाज का रोल क्या होगा ये बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी के इस प्रयोग को आरजेडी के एमवाई फैक्टर की काट माना जा रहा है। दरअसल शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। देश में सबसे पहले युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। 3 बार बिहार से सांसद रहे। बिहार की राजनीति में शाहनवाज को उस वक्त भेजा गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? शाहनवाज के बिहार पहुंचते ही कैबिनेट विस्तार और एनडीए में खटपट की खबरों पर भी विराम लग गया। एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। सबसे अहम ये है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार विधायक नहीं बना। ऐसे में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है, लेकिन आरजेडी बीजेपी के शाहनवाज प्रयोग को महज एक नाटक मान रही है। तो कोई भी हमारा अल्पसंख्यक समाज के लोग इस कतई स्वीकार नहीं कर सकते बीजेपी में कोई मुस्लिम चेहरा हो और उस समाज का भला वो नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है वो अल्पसंख्यक विरोधी है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरे को बिहार की राजनीति में उतारकर बीजेपी ने एक प्रयोग किया है
और मुसलमान वोट बैंक जो कि पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा से लालू यादव का परंपरागत वोट बैंक रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये प्रयोग आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होता है। और साथ ही बिहार सरकार में जहां बीजेपी के पहले से ही 2 डिप्टी सीएम मौजूद हैं, वहां पर शहनवाज हुसैन की क्या भूमिका होगी उस सरकार में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जबरदस्त ठंड पूरे उत्तर भारत में, ठंड आपको भी लग रही होगी अगर आप उत्तर भारत में हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं आखिर ये शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में क्यों है और कब तक चलेगा। इस बार तो जनवरी में ठंड का रिकॉर्ड ही टूट गया। आखिर क्यों पड़ रही है जनवरी में इतनी जबरदस्त ठंड? आजकल तो सूरज के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। कोहरा और शीतलहर मिलकर कब तक कहर बरपाएंगे? दिल्ली एनसीआर क्यों शिमला के माफिक ठंडा हो गया है? कड़कड़ाती ठंड के बारे में मौसम विभाग क्या कह रहा है? जनवरी का महीना ठंड में मुश्किल हो गया जीना। दिल्ली में तो लगातार ठंड आप देख ही रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड्स बताया जा रहा है, लगभग 10 साल का रिकॉर्ड इस बार की ठंड ने तोड़ दिया है। लेकिन इस बार दिल्ली में कह रहे हैं कि आज कल ये लगातार अब कोल्ड डे कंडीशन है। आखिर ये कोल्ड डे कंडीशन किसे कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट। कोहरा बेहिसाब है, ठंड ने जीना दुश्वार कर रखा है। शीतलहर यानी ठंडी हवा हड्डियों में से पार हो रही है। धुंध छाई हुई है और सूरज का नामो निशान नहीं है। ठंड से कांपते सिकुड़ते लोग सूरज देखने के लिए तरस गए हैं। जनवरी में ठंड इस तरह से घात लगाए बैठी है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि एक साथ समूचे उत्तर भारत में ठंड कहर बरपा रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, यूपी से लेकर हरियाणा तक, बिहार में भी लोग यही कह रहे हैं कि ठंड बहुत है। लेकिन हम पहले दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड सता रही है। सर्दी कड़ाके की पड़ी है, बहुत जबरदस्त। 4-5 रोज से तो ज़्यादा पड़ रही है। कल तो बिल्कुल सूरज भी दिखाई नहीं दिया था, और कल इतना था धुंध, परसों रात से ही 10 बजे 8 बजे से आई थी, कल पूरा दिन ही धुंध रही। क्यों लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में शिमला जैसी फीलिंग आ रही है? ये शिमला जैसी फीलिंग आ रही है, और क्या, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। कितना ठंड है और कितना आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग करने में, बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जनवरी के महीने में पिछले 10 साल में सबसे विकट की ठंड पड़ रही है। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में तापमान ना तो 1 या 2 डिग्री है, फिर भी ठंड बेहिसाब लग रही है। तो इसका जवाब आज हम स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। क्यों आपके हाथ सुन्न पड़ रहे हैं? क्यों दिल्ली शिमला जैसी लग रही है? दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी दिल्ली एनसीआर वालों को इतनी ठंड क्यों लग रही है? अब इसका जवाब सुनिए। दिल्ली में इस वक्त कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। ऊपर से कोहरा है, सूरज निकल नहीं रहा है, साथ में शीतलहर चल रही है, और ये सब भी कोल्ड डे कंडीशन की वजह से हो रहा है। कोल्ड डे कंडीशन किसे कहते हैं, ये समझिए।
जब अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो तो उसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है। इस दौरान भयंकर शीतलहर चलती है। आमतौर पर स्थिति को देखते हुए ऐसे इलाकों में अलर्ट या हाई अलर्ट जारी होता है। यूं समझ लीजिए कि शीतलहर आम इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। शीतलहर का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन का असर लंबे वक्त तक बना रह सकता है। ये जो दिल्ली का जो तापमान है वो दिन का तापमान में काफ़ी कम आया हुआ है, जैसे 15 डिग्री 16 डिग्री आजकल चल रहा है। तो कोल्ड डे कंडीशन है उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब दिल्ली को छोड़ के भी बाकी जो सारा उत्तर भारत जो है दिन का जो ठंड में जूझ रहा है। कोल्ड डे जो है 5 डिग्री 6 डिग्री बिलो नॉर्मल है। जैसे दिल्ली 15 डिग्री काल हुआ था, दिन का काफ़ी ठंडा था। दिल्ली में लगातार तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है और दिल्ली में शीतलहर वाला ये मौसम पूरे जनवरी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी तक तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। 22 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में सक्रिय होगा। 22 से 24 जनवरी तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होगा 25 जनवरी से फिर ठंड पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर के हालात ये हैं कि जो लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज या फिर साइकिलिंग के लिए निकलते हैं उनके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। कोहरे ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले रखा है। ठंड तो काफ़ी है, मतलब हम लोगों को 3-3 लेयर पहन के आना पड़ रहा है मॉर्निंग में, तो ग्लव्स पहनना पड़ता है, सब पहनना पड़ता है। तो सुबह के टाइम काफ़ी ठंडा है और उसके ऊपर जब फॉग हो जाता है तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले काफ़ी फॉग था तो विजिबिलिटी ज़ीरो थी, और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि ये खुला है तो इधर और भी ज़्यादा ठंड होता है, तो कई बार रुकना ही पड़ जाता है कि साइकिल चलती ही नहीं है, पैरों में भी जाम होने लग जाते हैं ठंड की वजह से। लोग सारा दिन अलाव जला रहे हैं और राह चलते लोगों को भी अलाव के सामने बैठने का न्योता दे रहे हैं। बहुत ठंड है, इसलिए हम हाथ सेक रहे हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और ठंड की वजह से लकड़ी जला रहे हैं और 4 आदमियों को और हाथ सिका रहे हैं। ठंड का सबसे बड़ा दंड तो वो लोग झेल रहे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, या फिर वो लोग जो बाइकों से अपने काम पर निकलते हैं। उन्हें तो दिल्ली शिमला लग रही है। मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ, मतलब पिछले 2 साल इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ा था। इस बार शायद वेदर चेंज के कारण इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और ऐसा हमें फील हो रहा है कि लग रहा है कि मैं शिमला में हूँ। दिल्ली में रास्तों पर चाय की दुकानों पर उबलती चाय भी ठंडी में गर्मी का एहसास दे रही है। काम पर जाने वाले लोग रास्ते में रुककर चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठंड सर बहुत है, हाथ में कनकनी ज़्यादा हो रही है, उससे बचने के लिए मैंने अभी चाय पी और फिर मैं अभी वापस साउथ वाला कभी जाऊंगा अभी ड्यूटी पे। और सर सवेरे तो और ज़्यादा ठंड होती है, कनकनाहट होती है हाथ पैर में, ऐसी ठंड है सर। कपकपा देने वाली जो ठंड होती है सर वो है। हाथ पाँव तो सूनी हो रहे सर, लगता है शरीर में जान ही नहीं है सर, क्या बताएं सर। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 5 दिन तो ठंड से रत्ती भर राहत नहीं मिलने वाली है। घने कोहरे और शीतलहर का तांडव दिल्ली को झेलना ही होगा। उसके बाद मौसम में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आज तक ब्यूरो। यूपी से बिहार तक, पंजाब से मध्य प्रदेश तक लगातार ये कोहरे का प्रकोप और ये जबरदस्त ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। सोनभद्र में 9 गायों की मौत हो गई एक जगह पर। बताया जा रहा है प्रशासन रजाई तानकर सोता रहा, बेजुबान मरते रहे। लेकिन ठंड किस तरह से अब आफत जिंदगी पर ला रहा है उसकी रिपोर्ट देखिए। घने कोहरे में यूपी गायब है। बिहार की राजधानी पटना कोहरे में गुम है। घने कोहरे में पंजाब के कई शहर गायब हैं। मध्य प्रदेश तक कोहरे का साम्राज्य है। और इस कोहरे में ठंड की त्रासदी ये है कि हर कोई पनाह मांग रहा है।
इंसान तो इंसान, इस ठंड से जानवरों की जान पर भी बनाई है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र लिए चलते हैं। यहाँ कैसे ठंड गायों के लिए काल बन गई है। यूपी के सोनभद्र में 3 दिन में 9 गायों ने तोड़ा दम। मरने के बाद लावारिस की तरह नदी नालों के किनारे फेंकी गई गाय। बेजुबानों पर ठंड और सिस्टम की डबल मार। ठंड में जानवर बोल नहीं सकते और सिस्टम कंबल रजाई ओढ़कर सोया है। यूपी में सोनभद्र के घोरावाल कोतावली क्षेत्र के गौ आश्रम केंद्र में पिछले 3 दिन में 9 गाय ठंड से दम तोड़ चुकी हैं। अब प्रशासन का इंतजाम देखिए। मरी हुई गायों को नदी और नालों के किनारे फेंक दिया गया, जबकि योगी सरकार ने बेजुबानों की हिफाजत के लिए सख्त आदेश दे रखे हैं। जब 9 गायें मर गईं, तब जाकर प्रशासन रजाई में से बाहर निकला है। ठंड से बचाव के उपाय भी हम लोगों ने कर रखे हैं। पर्याप्त मात्रा में कोट वगैरह भी बनवाए गए हैं और गर्म करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इतना बजट नहीं है, फिर भी लकड़ी आज से गर्म करने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है और कराई भी गई थी। और कुछ जानवरों के बारे में, चूँकि कमज़ोर जानवर भी हैं, ठंड ज़्यादा है, तो हो सकता है कुछ जानवर मरे हैं, हो सकता है नहीं, सूचना भी मिली है। आज भी रात में एक जानवर मरा है, लेकिन उसमें कोई, हम लोग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं और ऐसा संभव उन्हें गर्म रखने का, गर्मी देने का प्रयास कर रहे हैं। खाने पीने के साथ साथ गर्मी का भी उपाय कर रहे हैं। यूपी में कितनी विकट की सर्दी पड़ रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। अलीगढ़ में सूरज का अता पता नहीं है। भयंकर कोहरा छाया हुआ है। आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन में वाहनों को भी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। डर ये है कि ये भयंकर कोहरा कोई एक्सीडेंट न करवा दे। हम साहब सिल्लीगुड़ी से आगे 100 किलोमीटर आगे मैनागुड़ी से कच्ची सब्जी भर के लाए, और साहब धुंध में 11 बजे यहाँ खड़े हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कैसे जा रहे हैं। मंडी भी नहीं हो पाई हमारी, तो ये अलीगढ़ बाईपास पे अब स्थिति क्या है कि मंडी नहीं हो पाई है, खड़ी है गाड़ी यहाँ। आजादपुर मंडी में जाना था, अब आगे क्या, आगे अभी नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कैसे जाएं। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, ये जाने है बिहार गाड़ी। अब स्थिति ऐसी है, बिल्कुल चलने लायक नहीं है, इतना कोहरा है। और ये हैं यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें। पूरे शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। दिन में भी वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ऊपर से भयंकर ठंड ने जीना दुश्वार कर रखा है। ठंड की वजह से काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि गलन बहुत ज़्यादा है। और लखनऊ से हम यहाँ तक आए, कहीं पे मतलब कि रास्ते में कहीं पे अलाव ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। और ये 4-5 दिनों से लगातार मौसम ख़राब होते जा रहा है यहाँ पे। और जैसे कि प्रशासन को चाहिए कि कहीं अलाव की व्यवस्था लगाएं लोगों को थोड़ा रुकने उकने के लिए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखकर ही कंपकपी महसूस होने लगती है। कोहरे ने रफ्तार ही रोक दी है। वाहन चल नहीं रहे हैं, बल्कि रेंग रहे हैं। लखनऊ से आ रहा बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। कम से कम तकरीबन 4 से 5 घंटा लगता है लखनऊ से आने में, लेकिन तकरीबन हमको 7 घंटा लगा है लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने में। काफ़ी फाक है, तो ये कैसे आप लोग चल रहे हैं सड़क पर? बस दिक्कत हो रही, गाड़ियाँ चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, वही 40, 45, 50 की स्पीड में चल रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। यूपी के वाराणसी के घाटों पर ठंड और कोहरे से श्रद्धालु भी कांप रहे हैं, लेकिन आस्था के लिए कंपकपाती ठंड से लड़ रहे हैं। ठंड तो रोज के अपेक्षा आज अधिक है। आज सबसे अधिक रात्रि में ठंडी थी, जो कि हमने 3-3 कंबल ओढ़े थे, फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। और ये बिहार की राजधानी पटना है। कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है। दिन में भी धुंध छाई हुई है और गाड़ियों की हेडलाइट नजर आ रही है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी शिद्दत की है। बहुत ठंड है सर, इतना हाथ देखते हैं लोहा हो जा रहा है। जैसे निकालते हैं, अगर इसके अंदर भी रखते हैं तो यहाँ से चिल्ड हो जा रहा है। इतना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कब इससे निजात मिलेगी। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है ड्यूटी जाने आने में। बहुत ज़्यादा ठंड हो गया आजकल, ये 2-3 रोज से बहुत ज़्यादा ठंड गिरा दिया है। बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के करीब 20 जिलों में अधिकतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। गया, नालंदा, शेखपुरा, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, बक्सर,
अरवल समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। बिहार के करीब 20 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश तो आपने देख लिया। जरा अब और ठंड वाले इलाकों में आपको लिए चलते हैं। लद्दाख की तस्वीरें दिखाते हैं। -30 डिग्री तापमान है। नदियां, झील सब कुछ जम गई हैं। हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट वहां से देखिए। और अब आपको -30 डिग्री वाली जगह पर लिए चलते हैं। जी हाँ, वो जगह जहां सांसें भी जम जाती हैं। आइए आपको लद्दाख की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आपसे ये कहूं कि इस समय मैं पानी पर बैठी हूं तो ये गलत नहीं है, और मेरे नीचे आप ये पानी की बहती हुई धारा, इन बुलबुलों को, जिंदगी के इस निशान को जरूर देख सकते हैं। यहाँ ये नहर पूरी तरीके से जम चुकी है। यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, वो सब जम चुके होते हैं। और ये जो ऊपर की परत होती है, जो बहुत फिसलन भरी है, ये अंग्रेजी में कहें तो आइस, और उसके ऊपर ये जो हिस्सा आप देखते हैं, ये सूखी बर्फ का हिस्सा है, हिम जैसे हम कहें स्नो। तो स्नो और आइस आपको यहाँ पर इस शक्ल में यहाँ पर नजर आ रहा है। लद्दाख में कुछ इसी तरह का माहौल आपको समूचे इलाके में नजर आएगा। बहुत ही मुश्किल से एक एक कदम को साध कर यहाँ चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पाँव के नीचे पानी है, जमा हुआ पानी है, और उस पर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को खासकर जीने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये जो 2-3 महीने रहते हैं। लद्दाख के पैंगोंग में हिलोरे मारने वाला झील का पानी भी ठंड में जमकर बर्फ बनने लगा है, जिससे इलाके में ठंड के कोहराम का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में मशहूर है स्विट्जरलैंड, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखिए, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखिए, कितनी बर्फ यहाँ पर पड़ी है वो देखिए, और तब बोलिए कि हिंदुस्तान में क्या कम ठंड पड़ती है या कम खूबसूरती यहाँ पर आपको प्राकृतिक नजर आती है। और ये है लद्दाख की वो अद्भुत तस्वीर जहाँ -35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जमे हुए दरिया पर चादर ट्रैकिंग की जाती है। आज तक आपके लिए ये शानदार नजारा लेकर आया है। बहाव के साथ चलना एक आम कहावत है, लेकिन चादर ट्रैकिंग में उल्टा है। यहां पर आप दरिया की दिशा जो होती है उसके प्रीत यानी अगेंस्ट चलते हैं, और यही कुछ न कुछ अलग अनुभव इस एडवेंचर ट्रैकिंग में होता है। जहां पर इस वक्त हम ज़ंस्कार दरिया पर चल रहे हैं और पानी दूसरी तरफ दूसरी दिशा में बह रहा है, क्योंकि एक तरफ ये पूरा दरिया जम चुका है जिस पर चादर ट्रैकिंग होती है, और दूसरी तरफ दरिया का अपना पानी जो है वो बहता चला जा रहा है। ये मात्र सिर्फ देश में इसी दरिया पर मुमकिन है जहां पर इस तरह का एडवेंचर ट्रैकिंग या एडवेंचर टूरिज्म किया जा सकता है। बर्फीला रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में लेह और ज़ंस्कार को जोड़ने वाली ज़ंस्कार नदी के सदियों पुराने बर्फ से जमे रूट पर ये ट्रैकिंग की जाती है, जिसे चादर ट्रैकिंग कहते हैं। इस दौरान बर्फबारी भी होती है। तापमान -35 डिग्री से -30 डिग्री के बीच रहता है। श्वेता सिंह के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।